नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है सीएनबीसी आवाज का एडिटोरियल बोर्ड। दिल्ली जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर पूरे देश पर है। 2014 के आम चुनाव में उसने 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आप फैक्टर के कारण 2014 के बारे में कोई भी पूर्वानुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसी भी पुराने फॉर्मूले के आधार पर हिसाब लगाना गलत हो सकता है। फिर भी जो एक तस्वीर सामने नजर आ रही है उस पर विशेषज्ञों से यह जानने की कोशिश तो की ही जानी चाहिए कि क्या आपके आने से किसको फायदा हो सकता है और किसको नुकसान होगा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में। सीएनबीसी आवाज एडिटोरियल बोर्ड में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं CNN IBN के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई, IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष, साथ में चुनाव विश्लेषक GVL नरसिम्हा राव, जो कि हालांकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं लेकिन जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, और संदीप शास्त्री जो लोक नीति के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी। वक्त निकालने के लिए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल लेकर के चलना चाहिए संदीप शास्त्री जी आपके पास कि दिल्ली की कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी ने चूंकि अपना नेशनल एजेंडा बता दिया है कि वो सभी जगह चुनाव लड़ेंगे, तो एक इंप्रेशन तो ये है कि वो सिर्फ शहरी इलाकों में लड़ेंगे। दूसरा, उनका खुद का कहना है कि नहीं, कुछ राज्यों में तो हम पूरे तौर पर लड़ेंगे। हरियाणा के बारे में वो ऐलान कर चुके हैं। यूपी उनके एजेंडा में हमको ऊपर दिखता है। आप जो पिछले नंबर आए हैं या इनकी जो प्रेजेंस के बारे में आपका अंदाज है, उसमें ये जो ऐलान है इसको आप कैसे डिकोड करेंगे आगे के लिए? देखिए, जिस तरह उन्होंने दिल्ली में परफॉर्म किया है, जिस तरह उन्हें सीट्स और वोट्स दिल्ली में मिले, आज वो कॉन्फिडेंस आप में आ गया है कि हम देश के दूसरे भागों में भी कुछ कर सकें। देश के दूसरे भागों में क्या हुआ है, कई जगहों पे राष्ट्रीय पक्ष और स्टेट बेस्ड पार्टीज के विरुद्ध एक डिसएंचेंटमेंट आज डेवलप हुआ है, और आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये डिसएंचेंटमेंट जो लोगों के मन में है, जो डिसएंचेंटमेंट ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो लोगों का डिसएंचेंटमेंट है, उसको उस पे वो कैश इन करने का एक मौका उन्हें मिलेगा। मौका तो जरूर है। उस मौका का आम आदमी पार्टी ठीक से उपयोग कर सकता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि काफी राज्यों में उनकी कोई ठीक संगठन आज दिखाई नहीं दे रही है। हर एक राज्य में आप वो किस लीडर की छवि को लेके जाएंगे, वो भी एक प्रमुख प्रश्न बन जाता है। दिल्ली में अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया, एक साल के प्रयत्न के बाद हुआ, और एक साल में काफी फेसेस थे, पॉलिटिकल फेसेस थे, जिन्होंने जो आम आदमी पार्टी के साथ सिनोनिमस हो गए थे। अगर अभी आप दूसरे राज्यों में आपको ये करना है, मौका तो जरूर है, लेकिन इस मौका का एक ठीक से उपयोग वो कर सकेंगे या नहीं, वो एक प्रश्न आज कई लोगों को मन में है। नेताएं कहां हैं, संगठन कहां है इस काम को उन्हें करने के लिए काफी राज्यों में? बिल्कुल, ये जो सवाल है कि इतने कम समय में नेता और संगठन कितना वो फैला पाएंगे, इसीलिए आशुतोष, आपका क्या अनुमान है कि अगर इनके तरफ से सोचने की कोशिश की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो कौन से इनको लगता है कि एक कैटेगरी के राज्य और शहर हैं जहां ये अपना दांव लगाएं और ये वहां कामयाब हो जाएं? देखिए संजय जी, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने पूछा कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर इनको फ़ायदा मिल सकता है। निश्चित रूप से दिल्ली में इनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। हरियाणा में मुझे हैरानी नहीं होगा अगर ये हरियाणा विधानसभा चुनाव में आश्चर्यजनक नतीजों के साथ सामने ना आए और वहां कुछ बड़ा करिश्मा ना हो, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी इनका आधार और इनका बेस बहुत स्ट्रांग है। कर्नाटक इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये, और इसके साथ साथ जो आपके अर्बन सेंटर्स हैं, जिस तरीके से दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर, हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें अगर आप जोड़ना चाहे लखनऊ, पटना और कुछ दूसरे जो अर्बन सेंटर्स हैं, वहां पर इनको काफ़ी और अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। तीसरी बात जो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से संदीप शास्त्री कह रहे हैं, मेरा ये मानना यह है कि जब ये दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे तब भी लोग ये कह रहे थे कि ना तो इनके पास फेसेस है और ना ही इनके पास संगठन है। दरअसल ये चुनाव और अरविंद केजरीवाल की जो अपनी समझ है, उनका ये कहना है कि हम चुनाव तभी जीतेंगे जब हम वेव क्रिएट करने की स्थिति में होंगे। और 8 दिसंबर के चुनाव के नतीजों के बाद से एक तरीके से इन्होंने जो इनका ओरिजिनल प्लान था कि हम वेव
क्रिएट करें, एक के बाद एक अगर वेव क्रिएट कर ले जाएंगे तभी हम जीत पाएंगे, क्योंकि संगठनात्मक स्तर पर और साथ ही साथ साधन के स्तर पर हम अपने आप को बहुत कमजोर पाते हैं। हमारे पास बाहुबल भी नहीं है, हमारे पास धनबल भी नहीं है और हमारे पास वो मैकेनिज्म भी नहीं है जिसकी वजह से हम बूथ पर लोगों को ला सके। और मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद से, खासतौर से 13 दिसंबर के बाद से जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाने की कवायद की, लोगों के बीच में गए हैं और उसके बाद जिस तरीके से पानी और बिजली के मसले पर इन्होंने स्टैंड लिया है और काम करने की कोशिश करते हुए दिखे हैं और सादगी दिखाने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में जाती नजर आ रही है, मुझे लगता है। बिल्कुल। आइए यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा राव को शामिल करते हैं। आपने संदीप और आशुतोष की बात सुनी। जीवीएल, आप क्या कहेंगे कि ये जो एक ट्रैक्शन इनको सब जगह मिल रहा है, एक उम्मीद बन गई है, क्योंकि स्थापित राजनीतिक पार्टियों के तरीकों के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है, इसलिए नेशनल लेवल पे इनको लगता है कि एक अपना ऑपरेशन ये सब जगह चला सकते हैं। सामने चुनाव है, 4 महीना बाकी है, शायद एक अच्छी खासी सफलता इनको मिल जाए। लेकिन दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में एक बहुत अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये अनटेस्टेड पार्टी थी, आम आदमी पार्टी 1 महीने पहले तक बिल्कुल अनटेस्टेड थी, राजनीति में नहीं थी, कहीं न कहीं उनको लेकर एक फ्रेश अपील थी। बट लेकिन जिन स्थापित पार्टियों की आज बात कर रहे हैं हम, उनमें आम आदमी पार्टी भी एक तरह जुट गई है अभी। और डेली यदि आप देखें अभी मीडिया में, वो डेली सुर्खियों में तो है, बट लेकिन किस बात को लेकर सुर्खियों में है? अभी डिफेंसिव में है। आज कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के अंदर जो रेफरेंडम के बात हुई, जो प्रशांत भूषण ने जो कहा, उसको अरविंद केजरीवाल आज ठुकराते हुए नजर आए। कल राखी बिरला पर कुछ अटैक हुआ, इस तरह की राखी बिरला ने कोई मंत्री ने किसी प्रकार की आरोप लगाया, वो गलत साबित हो रहे दिख रहे थे। आज परसों दो दिन पहले केजरीवाल एक बड़े मकान को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उसको समझाने में लगे हुए थे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आज से, मतलब जब से सरकार बना है तब से ये भी एक स्थापित पार्टी हुई। आज जो खबर मिल रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से हमने पढ़ा, आम आदमी पार्टी रिजर्वेशंस को बढ़ाना चाहती है, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाना चाहती है। तो इस तरह की बात आने के बाद आज ये कहना कि आम आदमी पार्टी कोई नए पार्टी है, उनके पास कोई नए विचार है, मैं समझता हूं ये खोखलापन होगा। ठीक है, इस पर और हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम राजदीप का एक नजरिया लें चुनावी गणित और आंकड़े को देखते हुए कि कहां कहां इनके लिए कैटेगरी ए के राज्य और शहर होंगे और कहां बी कैटेगरी के इलाके होंगे, हालांकि ये लड़ करके अपनी एक शुरुआत करना चाहेंगे। उसके पहले हम देखते हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी कुछ आंकड़े बताना चाहते हैं, जो साधारण छपे हुए जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर ये कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। नीरज। संजय जी, आंकड़ों की नज़र से देखें, जो दिल्ली का रिजल्ट आया उसमें जो कांग्रेस है उसको भारी नुकसान हुआ, उसके वोट परसेंटेज में 15% का नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी को केवल 3% का नुकसान हुआ, लेकिन उनकी सीटें बढ़ी हैं। और जो सबसे सिग्निफिकेंट था कि जो अदर पार्टीज है, अन्य दल, जिसमें दिल्ली में बीएसपी बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी और दूसरे निर्दलीय थे, उनको 13% का नुकसान हुआ, उनको केवल 11% वोट मिले। तो ये एक बड़ा नंबर है। इसके आधार पर हमने निकाला कि आपको जो 100 वोट मिले, हर 100 वोट में से 30 वोट जो है वो कांग्रेस के कटे और 50 वोट अन्य दलों की, यानी 80 वोट जो आपको मिले हैं हर 100 में से, वो गैर बीजेपी वोट थे। ये एक आंकड़ा जो हमने निकाला, इसके आधार पे अब हम एक आकलन देते हैं, अनुमान देते हैं आपको, जिसको आप परिदृश्य में देखें। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के 20% वोट कटे, बाकी दलों के 80% टोटल वोट है। इससे एक ये निष्कर्ष निकलता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, वहां इस नजरिए को अगर हम एक्सट्रापोलेट करें तो वहां क्या स्थिति बनेगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहां क्या नजरिया बनेगा। बिल्कुल राजदीप, यही बात है कि दिल्ली में एक इंटेंस कैंपेन के बाद उन्होंने सब वर्गों के वोट काटे, सब पार्टियों से वोट काटे, लेकिन ज्यादा नुकसान नॉन बीजेपी पार्टीज का है, बीजेपी का कम है। नैरेटिव यह है कि अर्बन इंडिया का जो फेनोमेना है बीजेपी का, वहां पर मोदी के मार्च को आम आदमी का यह फेनोमेना रोक सकता है। लेकिन अगर इन आंकड़ों को लेकर काउंटर आर्गुमेंट रखा जाए कि बीजेपी का नुकसान मिनिमल होगा, आप क्या कहेंगे? कुछ हद तक ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली में जो उन्होंने वोट लिया वो ज्यादातर कांग्रेस का वोट लिया, क्योंकि जिन इलाकों में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वहां कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया था।
लेकिन ये कहना कि पूरे देश भर में ऐसी स्थिति रहेगी गलत है। कुछ इलाकों में वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ इलाकों में कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकती है, और यही वजह है कि इस समय आम आदमी एक तरह से एक्स फैक्टर है। और आप कह रहे हैं मिनिमल डैमेज, हाँ मिनिमल डैमेज भी हो सकता है बीजेपी को, लेकिन जब कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज होगा तो मिनिमल डैमेज में भी उसका मैक्सिमम इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर आपके 15 और से 20 सीट को भी नुकसान पहुंचा तो आपका जो 200 का आंकड़ा है, क्योंकि 200 के सीट के बगैर बीजेपी इस समय मुझे नहीं लगता पूरी तरह से सत्ता में आ सकती है, खास करके नरेंद्र मोदी। इसलिए 15 भी 20 सीट में, 15 से 20 सीट में भी अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचाए, 15 या 20 या 30 सीट को कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए, तो आम आदमी एक तरह से एक एक्स फैक्टर बनती है। और यही वजह है कि अगर वो मिनिमल डैमेज भी करे, लेकिन वो डैमेज लोकसभा की पूरी तस्वीर एक तरह से कुछ हद तक बदल सकती है। हालांकि आपकी पहली पॉइंट बिल्कुल सही है कि ज्यादातर नुकसान मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के उभरने से कांग्रेस को होगा, बीजेपी को थोड़ा कम होगा। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, और संदीप जी की राय और जीवीएल की राय इस पर बड़ी दिलचस्प होगी कि कहां पर सबसे ज्यादा डिसइंचमेंट है, जहां आपके लिए गुंजाइश बनेगी इन आंकड़ों के आधार पर। अगर दिल्ली के आंकड़ों के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालना चाहें तो छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं आवाज एडिटोरियल बोर्ड और हमारे साथ हैं राजदीप सरदेसाई, संदीप शास्त्री, आशुतोष, जीवीएल नरसिम्हा राव और नीरज वाजपेयी। मेहमानों से सवाल मेरा अगला ये होने वाला है कि यहाँ तो दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी डायरेक्ट फाइट में थी, लेकिन जहाँ तीसरी पार्टी या दो तीन पार्टियां और कांग्रेस बीजेपी के अलावा महत्वपूर्ण परिस्थिति में है, कहीं पर रूल कर रही हैं, कहीं पर अच्छे विपक्ष के रूप में हैं, उनको देखते हुए वहां पर अगर आप मैदान में कूदेगी तो क्या असर होगा, उसको समझने के लिए एक डेटा और लेते हैं नीरज वाजपेयी से। बताइए नीरज। एक प्रीमाइस लेके हम ये चल रहे हैं कि देश भर में जो वोट शेयर आपके लिए होगा लोकसभा चुनाव में वो 20 से 21% के आसपास होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के वोट परसेंट में 4% का डेंट आएगा, 4% नुकसान होगा, जबकि कांग्रेस को 6% और अन्य दलों को 10% नुकसान होगा। ये डेटा हमने उसी दिल्ली के प्रीमाइस पे इसको तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देखिए बीजेपी को मिनिमल नुकसान हो रहा है। एक और अनुमान आपको बताऊं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जितनी बड़ी सीटें जो कांग्रेस ने बड़े वोट परसेंटेज के साथ जीती हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा और बीजेपी को डायरेक्ट फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि केवल आपके खड़े होने से 2% का डिफरेंस आ रहा है फेवर में। साथ ही कांग्रेस के अगर पक्ष में हवा नहीं है और 3% का भी स्विंग आता है तो 5% का डायरेक्ट नुकसान कांग्रेस को होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। जी बिल्कुल, आपने सुना, एक आर्गुमेंट ये है, और दूसरा जो राजदीप ने भी कहा कि जहां भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा वहां पर आम आदमी को बहुत फायदा हो सकता है और बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जहां बीजेपी मूल दावेदार के रूप में परसीव की जा रही है। संदीप जी, जो मेरा सवाल था कि हरियाणा में चौटाला है, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है, इधर मायावती और मुलायम है, बीजेपी शिवसेना और मनसे हैं महाराष्ट्र में, तो ये राज्य जहां पर कि 3-4 प्लेयर हैं, वहां पर आप कैसे देखते हैं चुनावी गणित को? आप देखिए दिल्ली में जिस तरह से हुआ, रूलिंग पार्टी डिस्क्रेडिटेड थी, ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी लोगों ने सोचा कि वो भी उतना कुछ काम नहीं कर रहा है। जिन राज्यों में रूलिंग पार्टी के विरुद्ध एक लहर हो और जहां उस रूलिंग पार्टी के विरुद्ध में ऑपोजिशन जो पार्टी है, अगर वो पार्टी भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हो, उस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं इसी कारण से हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी है। कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है, उतनी अच्छी छवि सरकार की नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी की भी उतनी अच्छी छवि नहीं है, उस कारण से आम आदमी पार्टी के लिए वहां पे एक मौका बन सकता है। काफी लोग इसी बात उत्तर प्रदेश की भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र की कर रहे हैं, और जिन जिन अर्बन सेंटर्स में आम आदमी पार्टी का जो अपील है, एंटी पॉलिटिक्स, एंटी करप्शन, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, इन जगहों पे आप देखें तो आम आदमी पार्टी का अपील हो सकता है। सो ये अपील मेरे हिसाब से 2 तरह के परिस्थितियों में हो सकती है। एक, जहां रूलिंग पार्टी डिस्क्रेडिटेड हो और ऑपोजिशन पार्टी को भी उतनी सपोर्ट लोगों से मिल नहीं रही हो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों एक ही कॉइन, एक ही सिक्के के 2 तरफ हैं।
ऐसे परिस्थिति में आम आदमी पार्टी को एक फायदा हो सकता है। और दूसरी मैंने कहा अर्बन एरिया में अर्बन वोटर का जो एक आज अप्रोच है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी करप्शन, प्रो चेंज, इस वातावरण में भी आम आदमी पार्टी को कुछ फायदा, कुछ बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल। जीवीएल नरसिम्हा राव, आपका भी कमेंट इसी पर चाहेंगे कि ये देखिए कि दिल्ली में बीजेपी इंस्पायर नहीं कर रही थी, कांग्रेस का हाल बुरा था। महाराष्ट्र मुझे दिल्ली के जैसा मिरर दिखता है कि यहां भी बीजेपी की हालत इंस्पायर करने वाली नहीं है और कांग्रेस की परिस्थिति तो अच्छी कहीं है ही नहीं। तो ऐसे में आपको लगता है कि जहां तीसरा या चौथा प्लेयर है वहां पर आम आदमी पार्टी एक सीरियस एक्स फैक्टर के रूप में सबका गणित बिगाड़ देगी? महाराष्ट्र और यूपी का एग्जाम्पल लेके आप जवाब दीजिए। फिर मैं ये दोहराना चाहूंगा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय जो परिस्थितियां थी और आज जो परिस्थिति है उसमें बहुत अंतर है। आज आम आदमी पार्टी को एंटी कांग्रेस नहीं देखा जा सकता है, एंटी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देखा जा सकता है, वो सिर्फ एक एंटी बीजेपी की तरह है। बट लेकिन कांग्रेस उनके जिस प्रकार से विधानसभा में समर्थन किया है उसके बाद ये जनता को ये मालूम पड़ गया है कि ये कांग्रेस के साथ समझौता कर सकती है। आम आदमी पार्टी चुनावों के बाद किसी प्रकार के ऐसे स्थिति पैदा हो तो कांग्रेस के साथ जा सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। तो इसलिए बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे एक तरफ हो गए हैं। तो जब लोकसभा चुनावों की बात आएगी, जनता कांग्रेस जिस प्रकार की लहर चारों राज्यों में देखा गया वो एक गैर कांग्रेस लहर थी। तो इसलिए जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की बात आएगी तो विकल्प के रूप में सबसे बड़े काबिल पार्टी भाजपा दिखेगी। नरेंद्र मोदी जी से उनसे बड़ा कोई नेता ऐसा देश में नहीं है जो गांधी परिवार के ठीके उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं लोकसभा चुनावों में ये बात नहीं रहेगी। और अब बात देखिए केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की जो भाषा है, चुनाव के पहले जो क्या कह रहे थे, शीला दीक्षित के खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे, कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेताओं को जेल भेजेंगे, वो तेवर अभी नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए जनता समझ रही है उनके तरफ से भी एक तरह की एक राजनीतिक एक एजेंडा, एक स्ट्रैटेजी था जिसमें वो कामयाब हुए काफी हद तक दिल्ली में, बट लेकिन वो स्ट्रैटेजी अभी नहीं चलेगी। बिल्कुल। आशुतोष, ये सवाल मैं आपके पास लेकर के आऊंगा कि जो आम आदमी पार्टी का यूएसपी अभी तक दिखता रहा है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। एक तो प्रशांत भूषण का बयान जम्मू कश्मीर के रेफरेंडम के मामले में, जिससे आज पार्टी लीडरशिप ने आपको अलग किया। मुख्यमंत्री को आज 2 बार बाहर निकलना पड़ा, एक बार इसका जवाब देने के लिए और एक बहुत छोटे से मामूली से मामले, राखी बिड़लान की कार पर कोई गेंद लग गई, परिवार ने कहा कि जी बच्चे की तरफ से हमने माफी मांग ली, अब मंत्री कह रही है कि नहीं मांगी। अरविंद केजरीवाल भी निकल करके कह रहे हैं कि जी ये कांग्रेस बीजेपी वाले कुछ भी करा सकते हैं जी, माफी नहीं मांगी जी। इस तरह का जो एक बड़ा इशू, छोटा इशू, इस पर जो हैंडलिंग है ये बिल्कुल वैसी है जो किसी और पॉलिटिकल पार्टियों की होती है, जो आचरण है वो उसी तरह का है। आपको लगता है कि ये जो आभा है ये धीरे धीरे धूमिल होने का खतरा है पिछले एक हफ्ते को देख करके? नहीं संजय जी, ये कुछ लोगों को उम्मीद हो सकती है, कुछ लोग इसके आधार पर अपनी उम्मीदों के किले बना सकते हैं, लेकिन इनसे किसी तरीके की कोई नुकसान इनको नहीं होने वाला। अगर आप अन्ना के आंदोलन के जमाने में देखें तो बड़े गंभीर आरोप किरण बेदी के ऊपर लगे थे। उस समय प्रशांत भूषण ने भी इससे ज्यादा डैमेजिंग स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से उनके चैम्बर में घुसकर उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश भी की गई थी। इसी तरीके के आरोप शांति भूषण पर भी लगाए गए थे, खुद अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन इसका कोई असर विधानसभा के चुनाव पर नहीं पड़ा। हम 2-3 चीजों को जो बुनियादी सवाल है उसको भूल रहे हैं। पहली बात, ये कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस खड़ा कर देगी, यानी उसके अस्तित्व का सवाल खड़ा करेगी। और वो इसलिए खड़ा करेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो बेस है और कांग्रेस का जो बेस, आइडियोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं, वो है लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर स्पेस। तो जहां भी लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर स्पेस को एक ऑल्टरनेट मिलेगा, वो ऑल्टरनेट के स्पेस को आम आदमी पार्टी भरेगी। बीजेपी के साथ क्या है, बीजेपी एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टी है, इसलिए उसका एक मिनिमम वोट बैंक हमेशा मौजूद रहेगा। भले ही वो काडर बीजेपी के नेतृत्व से नाराज हो या खुश हो, वो उसके साथ हमेशा बना रहेगा। तो एक मिनिमम वोट बैंक की गारंटी उसके साथ होती। इसलिए मेरा अपना ये मानना यह है कि हरियाणा के अंदर जहां पे लिबरल डेमोक्रेटिक स्पेस के तौर पर कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वहां पर कांग्रेस को, वहां पर आम आदमी पार्टी को फायदा होने वाला है। और
भविष्य के अंदर गुजरात के अंदर जहां पे कि कांग्रेस आइडियोलॉजिकली फाइट नहीं दे पा रही, वहां पर लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर स्पेस श्रिंक कर रहा है, वहां फायदा हो सकता है, मध्य प्रदेश में फायदा हो सकता है, छत्तीसगढ़ में फायदा हो सकता है, और इसके अलावा बहुत फार फेज्ड होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी इनको फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश का जहां तक मामला है तो वहां भी मुलायम सिंह यादव कमजोर जरूर पड़ेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की पार्टी भी बैकवर्ड पॉलिटिक्स यानी बैकवर्ड की आइडियोलॉजी के आधार पर अपने एग्जिस्टेंस पर है, मायावती पर भी है, तो वहां इनको फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो कांग्रेस के लिए ये एक अस्तित्व का संकट खड़ा कर सकता है लॉन्ग टर्म। मैं 2014 के संदर्भ नहीं कह रहा हूं जी। राजदीप, आपसे एक साथ दो सवाल। एक तो ये बात कि प्रशांत भूषण जो कह रहे हैं, और फिर ये जो कहा जा रहा है कि हमको रिजर्वेशन देना है, तो जो आम आदमी पार्टी नए ग्रामर, नए व्याकरण, नए कल्चर की बात करती थी, वोट लेने के लिए वो सारी बातें वही कह रही है जो एस्टेब्लिश्ड धुरंधर पार्टियां कहती हैं। तो एक जो फर्क वाली बात है, यूएसपी वाली बात है, ये कैसे ये कायम रख पाएंगे? और दूसरा सवाल कि क्या कांग्रेस एक ऐसे ट्रैप में फंस गई है कि जहां इस तरह के समर्थन देने के बाद वो बहुत बुरी तरह से डिसिमेट हो जाएगी? पता लगा कि कांग्रेस 50 सीट और आम आदमी पार्टी पूरे देश में 50 सीट। देखिए, अगर मैं आपका दूसरा सवाल पहले लूंगा, और कहीं ना कहीं मैं इसको इतिहास में अगर हम जाए संजय, तो आप 1989 के चुनाव लीजिए, जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह और जन मोर्चा उभर कर आई थी। तब भी जैसे आज आशुतोष कह रहे हैं, कौन सा स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया? कांग्रेस से लोग जो दुखी थे, राजीव गांधी को 84 में 400 से ज्यादा सीट मिले थे, लेकिन जो स्पेस कांग्रेस ने विकेट किया, क्योंकि लोगों को लगा कि कांग्रेस ने जो उम्मीदें हमारी थी राजीव गांधी से, वो उम्मीदें को एक तरह से कांग्रेस ने नष्ट किया। उस स्पेस को, उस वोट को जन मोर्चा ने कुछ हद तक अपनी तरफ किया, एक एंटी करप्शन एजेंडा लेके। आम आदमी पार्टी आज वही कर रही है, जो कांग्रेस से रूठे हुए हैं, जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से एक तरह से रूठे हुए हैं, जो समझते हैं कि आज की राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं है, वो लोग ज्यादातर आम आदमी पार्टी के लिए की तरफ जा रहे हैं। यानी जैसे आपने कहा, कांग्रेस को लगा है कि उन्होंने एक तरह से आम आदमी पार्टी को ट्रैप किया है, लेकिन धीरे धीरे खुद कांग्रेस उस ट्रैप में फंस रही है, और कांग्रेस की एक अब स्ट्रेटजी बन गई है कि कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी 20-30 सीट ले, या कम से कम 20-30 सीट में बीजेपी को डैमेज करे, तो कम से कम नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां शायद एक थर्ड फ्रंट, तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है। तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी डिफेंसिव है, वो भी एक ट्रैप में फंस गई है। ये जो रिमार्क्स आपने कहे, जो प्रशांत भूषण कहते हैं या योगेंद्र यादव ने रिजर्वेशन के बारे में कहा है, देखिए प्रशांत भूषण के जो कश्मीर के पे जो अपनी राय है, मुझे नहीं लगता उससे चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। ये हमारे लिए टॉकिंग पॉइंट बन सकता है, मीडिया में एक टॉकिंग पॉइंट बन सकता है, कुछ हद तक एलिट सर्कल्स में इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस से उब गया है और जो समझता है कि बीजेपी विकल्प नहीं है, ऐसा वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, और इसका कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये जो अभी का माहौल है उसमें कांग्रेस पार्टी का नुकसान एक बहुत बड़े नए चैलेंज और एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आया है, और पार्टियों के लिए भी ये खतरा है। इसीलिए जैसा आप कह रहे हैं कि एक बड़ा एक्स फैक्टर है, और 2014 के चुनावों को लेकर के जो एक सर्टेनिटी का माहौल था उसमें अनसर्टेनिटी खड़ी हो गई है, और इसी का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप सभी मेहमानों ने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।